चलिए नेक्स्ट इसी कंटिन्यूशन में हम लोग शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। इनडेफिनेट में बेसिकली हम लोगों ने केवल इंटीग्रेशन करना सीखा। हमने क्या करा कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव वहाँ पे हम लोगों ने कहा। मेन यूज़ इंटीग्रेशन का वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर है, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में भी बात किया था, समवट रिलेटेड टू द एरिया टाइप चीज़ें। तो क्या बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन को जब हम डेफिनेट करके कर रहे हैं, क्या इस बात का मतलब है, लिखें। अगर मान लीजिए इफ़ अ फंक्शन f of x is continuous in a to b, अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शन है जो कि a से लेकर b में कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन a से लेकर b में कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेशन a से लेकर b f of x dx। आप जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई एक दूसरा फंक्शन कैपिटल f ऑफ x आता है। ऐसा फंक्शन कैपिटल f ऑफ x जिसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आना था, स्मॉल f ऑफ x आना था। तो यहाँ पे कोई आता f ऑफ x, बस आज इतना सा है कि जो प्लस सी बी है, आज लिमिट ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है। लिमिट रखने पर पहले लोअर लिमिट रखा जाता है, अपर लिमिट रखा जाता है, फिर लोअर लिमिट रखा जाता है। आप देखेंगे सी आपस में उड़े तो आंसर आता है f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। तो आज इतना सा काम और एक्स्ट्रा है कि इंटीग्रेशन करने के बाद आपको केवल इतना सा करना है कि अपर, इसको क्या कहा जाएगा, दिस विल बी नॉन एज द लोअर लिमिट, है ना, एंड दिस विल बी नॉन एज द अपर लिमिट, इसको अपन कहेंगे अपर लिमिट, सही है ना। तो आज इंटीग्रेशन करने के बाद इतना सा काम और बचता है कि आप एक अपर लिमिट और माइनस का लोअर लिमिट इस तरह से कैलकुलेट करें। ये बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन होने का मतलब है। ज्योमेट्रिकली बेसिकली क्या होता है, ज्योमेट्रिकली कुछ ऐसा होता है, यही देखते हैं ना। ज्योमेट्रिकली देखो, अगर मान लो कोई एक फंक्शन हो x और y, इस तरह का कुछ, लाइक दिस। मान लो इसका एरिया यहाँ ये a से लेकर और मैं b तक जाता हूँ, ये वैल्यू 4, ये 3, ये 2, ये 1, लाइक दिस, ऐसा है। तो देखो, अगर मान लो a से लेकर b में f ऑफ x का इंटीग्रेशन पूछा, ये मान लो y इज इक्वल टू f ऑफ x है, ठीक है ना। अगर मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स का इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो इंटीग्रेशन का मतलब ये वाली वैल्यू 4, नीचे वाला -3, प्लस का 2, माइनस का 1, माने एल्जेब्रिक सम लेना है ना। एल्जेब्रिक सम का मतलब जो जैसे साइन के साथ आ रहा है वैसा ही है, तो 4 + 2 6, माइनस का 4 2। बट अगर एरिया पूछा जाता फ्रॉम ए टू बी, तो एरिया पूछा जाना माने 4 + 3 + 2 + 1 सबको ऐड कर देना, 4 + 3 7, 7 + 3 इज 10। तो थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन है, इस बात को अच्छे से याद रखा जाए। हम कहीं ना कहीं एरिया में यूज़ करेंगे, हम एरिया अलग से पढ़ेंगे, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन उन सारे एरियाज़ का एल्जेब्रिक सम है। एरिया निकालना, उन सबको आपको पॉजिटिवली ऐड करना है कि टोटल एरिया शेडेड कितना हुआ है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखा जाया करता है कि एरिया और डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ क्या क्या डिफरेंस है। बात समझ आती है, इसे लिखें। इसके बाद कुछ एक छोटे छोटे नोट्स हैं, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन इन नोट्स से बन जाते हैं, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। तो पहले इसे लिखें, उसके बाद नोट्स पर आते हैं। देखिए नोट नंबर 1 लिखें भी साथ साथ, है ना। इफ़ इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाई, अगर किसी फंक्शन का a से लेकर b के बीच में इंटीग्रेशन 0 के बराबर है, दैट इम्प्लाई द इक्वेशन f of x इज इक्वल्स टू 0 हैज़ एट लीस्ट वन रूट बिटवीन a to b, है ना, या a to b, सही है ना। माने a से लेकर b के बीच में f ऑफ x इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट तो ज़रूर होगा, प्रोवाइडेड f ऑफ x इज कंटिन्यूस इन a से b। माने a से लेकर b में फंक्शन कंटिन्यूस ज़रूर होना चाहिए। देखो, इस बात को अगर ग्राफिकली थोड़ा सा समझते तो ऐसा होता, अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसा है, लाइक दिस, दिस इज़ a, दिस इज़ b,
इंटीग्रेशन करने का मतलब जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला है दैट इज़ द नेगेटिव, आएगा ही नेगेटिव, है ना, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है वो कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर मान लो ये इसके बराबर है तभी ए से लेकर बी में इंटीग्रेशन 0 हुआ, तो रास्ते में एक बार तो फंक्शन ने ज़रूर कट करा होगा, नाश्ता हुआ भी जा सकता था, है ना, तो एक से ज़्यादा रूट भी हो सकते थे, बट कम से कम एक रूट तो ज़रूर होगा। और हमने ये क्यों लिखा है प्रोवाइडेड, अगर मान लो ऐसी स्थिति होती, अगर मान लो फंक्शन ऐसा होता लाइक दिस इज़ ए और यहाँ तक दिस इज़ बी, ये रास्ते में कहीं टूटे हुए लोग होते, इंटीग्रेशन ये वाला होता और ये वाला होता, जितना ये है मान लो ये 3 है ये भी 3 है, तो 3 - 3 फिर से क्या होता 0, बट फंक्शन ने कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करा तो कोई रूट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर नोट को यूज़ केवल तभी करा जाएगा जबकि फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूस हो। तो इफ़ द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, यदि हमारा फंक्शन ए से लेकर बी में कंटिन्यूस है, सतत है, तो तब अगर इंटीग्रेशन 0 हुआ तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन का कम से कम एक रूट तो ए से लेकर बी में ज़रूर होगा। जिस कंटिन्यूशन में हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में थे, सेम कंटिन्यूशन में हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। 171 अपन लोग शुरू करेंगे। 171 एक क्वेश्चन लिखते हैं इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड, और उसको ही अपन सॉल्व कर देखते हैं कि क्या आंसर है। लिखें मेरे साथ साथ, इफ़ 2a + 3b + का 6c is equals to 0, then prove that ax square plus का bx plus c equal to 0 must have at least one root in 0 to 1। क्वेश्चंस का सेटअप भी ऐसा ही होता है ना। क्वेश्चन का सेटअप जी यहाँ भी हैज़ के बजाय आप मस्ट लिख सकते हैं, है ना, मस्ट हैव, मतलब मस्ट है ना, होना ही चाहिए, दैट हैज़ टू बी 1 रूट इन 0 से 1। अब देखो है क्या, एक रिश्ता दिया होता है कि भाई मान लो कोई 0 के बराबर है और रूट पूछा, तो वैसे तो अपन को क्वाड्रेटिक भी आती है, क्वाड्रेटिक्स के स्टाइल से सोचा जा सकता है, बट यहाँ जो सोचे जाने का तरीका है दैट इज़ अ बिट डिफरेंट। हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि यार अगर इसके बारे में पूछा है तो इसके इंटीग्रेशन के बारे में सोचते हैं। आप समझ रहे हैं भाई, अगर मान लो एक फंक्शन के बारे में पूछा है एफ ऑफ एक्स, तो हमने क्या करा, हमने उसका इंटीग्रेशन करा, कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से 1। किसका इंटीग्रेशन, एफ एक्स मैंने किसको मान लिया, इसको माना कुछ देर के लिए, इसको माना तो मैंने करा ax² + bx + c का इंटीग्रेशन। सही है, यहाँ तक ये बात समझ आती है। अच्छा अब देखना इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन आपको सबको आते हैं, है ना, अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन करे। ax³ / 3 bx² / 2 प्लस का cx 0 से लेकर 1 रखा, a/3 b/2 प्लस का c 0 रखने पे बेटे 0 हुआ। आपने क्या करा, डिफरेंशिएशन नहीं सॉरी एलसीएम लिया, तो ये आया 2a 3b 6c, अरे ये तो 0 है। तो 0 से लेकर 1 में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 था, दैट इम्प्लाई सीधे सीधे एटलीस्ट 1 रूट बिटवीन कहाँ से कहाँ, 0 से 1। लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक है यार, आप समझ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के तो बेचारी के होते ही 2 रूट हैं, और हम कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा, एक्चुअली आप थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली भी समझे, कभी कुछ नीचे गया होगा कुछ ऊपर आया होगा, तभी एरिया बराबर हुए होंगे तो कट करके गया होगा। क्वाड्रेटिक की तो मजबूरी है, एक ही बार कट करा होगा तभी कुछ नीचे और ऊपर का पार्ट यूज़ हुआ होगा। अरे भाई ऐसी ही ना सिचुएशन रही होगी, हाँ इस तरह का टाइप। तो एटलीस्ट 1 रूट, मस्ट बी एग्जैक्टली 1 रूट भी आप कह सकते हैं, बट क्वेश्चन ऐसे पूछा था तो हमने ऐसे ही आंसर दिया। लिखें इसको, ऐसे इन क्वेश्चंस को सोचा जाता है, लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए जी, नोट नंबर 2, इफ इंटीग्रेशन a to b f of x विद रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन g of x हो रहा है। देखो अगर किसी और फंक्शन के रेस्पेक्ट में आपसे इंटीग्रेशन कराया जा रहा है तो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के समय पर ये बात समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसके भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है लिमिट उसी का होता है, ए और बी, है ना। तो अगर मान लो आपने इसको f of x, इसका डिफरेंशिएशन g' of x इंटू डिफरेंशिएशन आज
तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में पहुंचा, लिमिट चेंज हो जाएगा। लिमिट कैसे चेंज होगा? जब gx a के बराबर था तो x किसके बराबर? g इनवर्स ऑफ a। जब gx b के बराबर था तब x किसके बराबर? g इनवर्स ऑफ b। बस तो लिमिट को चेंज करना ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। कई बार किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में भी इस तरह से इंटीग्रेशन कराया जाता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखा जाता है। जैसे अगर मान लो अपने से पूछा जाता 172, अगर मान लीजिए अपने से पूछा जाता इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू ln ऑफ x, अगर मान लीजिए अपने से पूछा जाता एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू ln ऑफ x और अपने को लिमिट दिया जाता, देखिए जैसे अगर मान लीजिए अपने को दिया जाता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ln ऑफ x -1 से लेकर 1, तो क्या है अपन लिखते x स्क्वायर ln x 1/x, यहाँ आता dx, बट अगर ln x होता 1 तो x किसके बराबर e, अगर ln x होता -1 तो x किसके बराबर 1/e। तो हमारा लिमिट चेंज हो जाती है और ये e से 1/e, क्या बचता? ये x का ही इंटीग्रेशन बचता केवल 1/e से लेकर e, दैट इज़ एक्स स्क्वायर बाई 2 1/e से लेकर e। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम नहीं लगा रहे क्योंकि वो तो उड़ ही जाएगा अपर माइनस लोअर लिमिट करने पर, तो e स्क्वायर बाई 2 -1/2 1/e स्क्वायर, लाइक दिस इज़ द आंसर। ठीक है ना, लिखें इसको। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 केवल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये याद करना है। मैं उसमें बहुत कम चीज़ें याद करनी है। दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि जिन्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन में याद रखने से कई बार आपका क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा होगा, तो कई बार इन चीज़ों को याद रखें। नोट नंबर 3 इधर अपन लिख लेते हैं, उधर 4 पर जाएंगे। 0 से लेकर π/2 में साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन वैसे तो किसके बराबर है भाई? cos x के ही बराबर है ना। क्या होता है? cos x माइनस का 0 से लेकर π/2, π/2 रखने पर कितना आएगा? 0 माइनस माइनस प्लस ये 1 तो 1 आता है। बट अपने को याद रखना है ना। कई बार ऐसा होगा जब बहुत सारे क्वेश्चंस का आप इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद साइन कन्वर्ट होगा, है ना। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप थोड़ा सा फास्ट होंगे। ठीक ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ π/4 के बराबर। साइन स्क्वायर का कैसे करेंगे? cos 2x में कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 0 से π/2 में उसका इंटीग्रेशन करेंगे, देन उसका वैल्यू हम लोग आंसर करेंगे। थर्ड वन 0 से लेकर π/2 में अगर साइन क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से लेकर π/2 साइन क्यूब ऑफ x dx, दिस इज़ 2/3 के बराबर। एंड द फोर्थ वन 0 से लेकर π/2 अगर साइन की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से लेकर π/2 साइन की पावर 4x dx इज इक्वल्स टू 3π/16, लाइक दिस। तो ये हमने 4 इसलिए लिखे हैं कि ये अपने काम के हैं और कई बार ये अपने यूज़ में भी आएंगे। अच्छा, साइन के बारे में एक छोटी सी बात और, इधर आपको सबको नज़र आता है ना, ये वाला पार्ट है ना। देखो साइन के साथ साइन का ग्राफ ऐसा था, गुड इस तरह की ये लहरें हैं, हमेशा चलती रहती हैं। तो 0 से लेकर π/2 का मतलब मैंने इस लहर के इस छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन करा है। तो ये जो आज तक आप गोले बनाते आ रहे थे ना, इसमें से इस आधे गोले की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। माने अगर पाई में पूछा तो पूरा जो गोला बनाइए इसकी वैल्यू 2 है। ये कॉस में भी काम आएगा, सेम है ना, समझते हैं ना। ऐसे ही याद रखें। दूसरी प्यारी बात क्या है, हर बार बहुत सारी प्यारी सी बातें जुड़ी होती है, हालांकि सबके बारे में बात करना बड़ा अजीब होता है, बट ऑब्जर्वेशंस हैं और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे साइन का जो आंसर आया वो 1 और यहाँ पे 2/3, पावर 1 और 3। तो जब ऑड पावर्स होती हैं और यहाँ आंसर कैसा आया π/4 और 3 π/16, पावर 2 और 4। तो जब पावर इवन होती हैं तो आंसर इरेशनल्स आते हैं, है ना। और जब पावर ऑड होती है तो आंसर रैशनल आते हैं। कई बार कई सारे क्वेश्चंस के आंसर को सेलेक्ट और रिजेक्ट करने में ही ये यूज़ हो जाता है। माने साइन की एक ऑड पावर का आपसे इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है इस तरह के ही सेटअप में, तो अगर उनमें से कोई एक आंसर इरेशनल है तो वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर तो कैसा आना चाहिए, रैशनल, है ना। तो इन बातों को कई बार थोड़ा सा याद अगर आप रख लें तो कई बार काम हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं, इस तरह से। चलिए नोट नंबर 4,
4 पर आते हैं। ये काम का है, 2 बार रिसेंट ईयर्स में भी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार ये काम का होता है, कई बार काम आ जाती है ये चीज़ अपने, है ना। लिखें, साथ साथ ही लिखेंगे। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन and if g is the inverse of f, gf बाइजेक्टिव में तभी इन्वर्स पॉसिबल भी होंगे, है ना। if g is the inverse of f and domain of f is a to b, f of a is equals to c and f of b is equals to d। 1 1 है ना। ऑन टू भी है तो ए पर सी आ रहा है और बी पर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ध्यान से देखना, याद रखना है। तो अगर ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेकर डी जी ऑफ एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन का एडिशन पूछा जाए, जी कौन था, इसका इन्वर्स, इसका इंटीग्रेशन ए से बी, इसका सी से डी, तो आंसर बड़ा प्यारा b इंटू डी माइनस ए इंटू सी होता है। पहले तो इसे कुछ देर के लिए घूरते रहो ताकि मन में बस जाए। पहले तो आप इसे देखते रहो ताकि आपके मन में बसे कि आंसर ऐसा होता है। अपन प्रूफ भी करेंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत आसान सा और बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। कई बार एनसीईआरटी में भी इस तरह की बातें रहती हैं। तो देखो है क्या, हमने क्या करा, ए से लेकर बी प्लस सी से लेकर डी। बेटे ये तो इनवर्स क्या होता है, y इन टर्म्स ऑफ x, x इन टर्म्स ऑफ y का आपस में इंटरचेंज। तो ये g ऑफ y था और y कौन है, f ऑफ x है। y कौन है, f ऑफ x। तो इस वाली चीज़ को ऐसे लिखा, a से लेकर b f ऑफ x dx प्लस c से लेकर d g ऑफ f ऑफ x डिफरेंशिएशन f ऑफ x। क्या बोलते, एक दूसरे के अगर इन्वर्स होते हैं तो कंपोजिशन x के बराबर होता है ना। ये बातें हमने कंपोजिशन में भी पढ़ी थी। मन में गलत धारणा नहीं बैठानी चाहिए। अगर कंपोजिशन x है तो इन्वर्स हो, ज़रूरी नहीं, बट इन्वर्स है तो कंपोजिशन किसके बराबर, x के बराबर। जेई 2016 में जेई वाले ने इस कंसेप्ट का यूज़ कर कर पूछा था, है ना। हालांकि वहाँ पे कंपोजिशन को प्रूव करना बड़ा भारी था, बट उसने ये कंसेप्ट यूज़ कर कर कि अगर कंपोजिशन x आया तो लेट यू कैन अज्यूम दैट द fx और gx एक दूसरे के इन्वर्स थे। तो a से लेकर b f ऑफ x dx प्लस नोट नंबर 2। अब देखो, है ना, नोट नंबर 2 ये है कि ये तो किसके बराबर लिखा, x, यहाँ नोट नंबर 2 है f डैश ऑफ x इंटू एफ एक्स। बट लिमिट चेंज हो जाएगा भाई, माने जब एफ एक्स ए सी के बराबर था तो x f इनवर्स ऑफ c। ध्यान से देखना भाई, f इनवर्स ऑफ c तुम्हें लगता a के बराबर है, ये a आया, तुक्का मारो ये b है। अरे यार, जब एफ एक्स डी के बराबर होगा तो x f इनवर्स ऑफ d, f इनवर्स ऑफ d कितना होगा, b। लिमिट सेम, अरे लिमिट सेम है, लिमिट सेम ऐसे लिखा, a से लेकर b। इसे रब कर देता हूँ थोड़ा सा, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसे देखोगे तो याद आएगी कि कहीं ये वो तो नहीं, वो ना हो स्टाइल। एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर तो एक्स एफ ऑफ एक्स होता है, ए से लेकर बी। देखो बी रखा बेटा जी, तो बी इंटू एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ बी इज डी, तो आंसर आया बी इंटू डी। माइनस ए रखने पर ए इंटू एफ ऑफ ए इज सी, आंसर इज ए इंटू सी। लाइक दिस इज द आंसर। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सेटअप अगर आपको नज़र आ जाए, ये सेटअप अगर क्वेश्चन में आपको नज़र आ जाए तो बल्ले बल्ले है ना। नज़र आना ही बड़ा मुश्किल सा काम है, बस और कुछ भी नहीं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ, ठीक है ना, तब तक आप इस सारे को लिख डालें। देखो जी, अब ऐसा मान लो कोई क्वेश्चन है ना, एफ एक फंक्शन है जो 0 से 1 में, 0 to 1 से ई का पावर ई रूट ई में डिफाइन है, 0 से 1 ई का पावर ई रूट एक्स इस तरह का है, प्लस ई से लेकर ई का पावर रूट ई में ट्वाइस ऑफ एल एन एक्स है। मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लिख चुके होंगे, ठीक है ना, इतना मैं रब कर देता हूँ। अब देखो ऐसे फंक्शन के इंटीग्रेशन करने
सस्ते नहीं है भाई, है ना। आपको लगता होगा, कोई भी देख रहा हो, कोई मतलब धुरंधर भी देख रहा हो ना, बहुत आसान नहीं है। और जैसा आसान लगते हो वो करो ज़रूर, लड़ो ज़रूर भाई, अपन तो नहीं लड़ेंगे। यहाँ प्यारी बात ये है, देखो अगर मान लो आपने y जो है ना वो e की पावर रूट ई एक्स को माना होता, तो ln y इज इक्वल्स टू रूट ई एक्स, स्क्वायर करते फिर लॉग लेते x इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ln y। ये इन्वर्स लिखा है, देखो ये रहा, तो इन्वर्स है। तो ये अगर fx है तो ये इसका इन्वर्स है gx, 0 से 1 और e से e का पावर रूट ई, वो भी सेटअप सही है। क्या आंसर आता है? 1 इंटू ई का पावर रूट ई माइनस 0 इंटू ई, दैट इज़ ई का पावर रूट ई। बात केवल इतनी सी है कि आपको पता चल जाए कि ये सेटअप ऐसा था। आंसर फटाफट आते हैं, पता ना चले लड़ते रहो, है ना। बात समझ आती है? लिखिएगा इसको। देखिए नोट नंबर 5, अगर मान लीजिए ए से लेकर बी में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए, तो ये पुरानी बातें हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को खा जाते हैं, आंसर एफ एक्स आता ए से बी में। लेकिन एफ एक्स हैज़ टू बी कंटिन्यूस इन ए से लेकर बी। अगर इफ़ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, वेयर सी बिलोंग्स टू ए से लेकर बी, अगर वो कहीं रास्ते में डिसकंटिन्यूस हो गया बेटा जी, तो ए से लेकर बी में इस मसाले का जो इंटीग्रेशन हो रहा है ये भी टूटेगा। ए से लेकर सी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी से लेकर बी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। और यदि आपने ऐसा ना करा तो आंसर ऑप्शन ए आएगा, है ना। अक्सर आता है जल्दीबाजी करने में, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है यहाँ पे, है ना, कि वो रास्ते में जहाँ से जहाँ के बीच में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो वहाँ पर कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। जैसे अगर मान लो -1 से 1 में कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स के डिफरेंशिएशन का हमसे इंटीग्रेशन पूछा होता, तो लोगों को लगता है कि मज़ा आ गया, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, हटाओ बजाओ कॉट इनवर्स में वैल्यू रखो, है ना। तो ऐसा करने पर आंसर बड़े मज़े से आते हैं। कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये रहा -1, ये रहा 1, -1 रखने पर कॉट इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर, मान लो π/4। -1 रखने पर अरे भैया 3π/4, सही है क्या। 1 रखने पर π/4, कॉट इनवर्स तो उधर से पाई से आता है ना नीचे गिरता हुआ, तो 1 पे कितना देगा, 1/1, दैट इज़ π/4, -1 पे 3π/4। आंसर आएगा कितना कितना कितना, माइनस का π/, ये आंसर ऑप्शन है। अब सही देखते हैं यार, -1 से 1 में तो 0 आता है, 1 अपॉन एक्स तो 0 पे इसकी दुनिया ही बदल जाती है। तो -1 से 0 और 0 से 1 में पहले ब्रेक होना चाहिए था। इंटीग्रेशन तो आज भी कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स है बेटा जी, बट -1 से 0 और कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये रहा 0 से लेकर 1। रास्ते में आई हुई तकलीफ़ों को अगर नहीं देखा गया तो कई बार बीमारियां नासूर बन जाती हैं, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है बेटा कि ये सब हो क्या रहा है। तो करना क्या है, कॉट इनवर्स अब लगाएंगे। अबे 0 पे दुनियादारी बदल जाएगी भाई, 0 हटाना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग इन बातों को जानते हैं बिना कहे, जब 0 हटी तो ये बेटे 0 से छोटा है, 0 माइनस, ये 0 हटी तो 0 से बड़ा है, 0 प्लस, है ना। तो अब रखा जी कॉट इनवर्स 1/0 क्या होगा भाई, 0 से थोड़ा सा छोटा है, तो कॉट इनवर्स को मिला -∞। कॉट इनवर्स ऑफ -∞ कितना है जी, पाई, -1 रखने पर अभी तो निकाला है 3π/4, प्लस 1 रखने पर π/4, माइनस 0 रखने पर इन्फिनिटी, कॉट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी 0। देखो जी आंसर क्या है भाई साहब, 3π/4 में से π/4 घटा तो π/2, पाई में से π/2 घटा तो आंसर π/2 आता है। बहुत को लगता है जी वो भी π/2 ये भी π/2, प्लस माइनस से क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। ये सी है वो ए है, ये सही आंसर है, ये सही आंसर नहीं है। तो इन बातों का याद रखा जाए कि रास्ते में कहीं फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस तो नहीं हो गया था। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। सही है जी। नोट नंबर 6 में यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो f(x) पॉजिटिव है इन a से लेकर b,
तो इंटीग्रेशन a से लेकर b f ऑफ x dx भी पॉजिटिव होगा, और अगर fx नेगेटिव है इन a से लेकर b तो इंटीग्रेशन a से लेकर b f ऑफ x dx भी कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। इन बातों को भी थोड़ा सा याद रखते हैं, कई बार इस तरह की बातें काम आ जाया करती हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लिखें से देखिए नोट नंबर 7, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर a से लेकर b f ऑफ x dx इस तरह का कुछ आ जाए, ठीक है ना, तो पहले जो लिमिट है वो क्या आएगी, माने a से लेकर b में पहले लिमिट अपना काम करेगी f ऑफ x के पास जाकर, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। जैसे क्वेश्चन से ज़्यादा बढ़िया समझ आती हैं कई बार चीज़ें। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 से लेकर a x अपॉन 1 प्लस e का पावर x dx, अगर मान लीजिए ऐसा हो, है ना, या और थोड़ा सा वो कर लेते हैं, e का पावर x ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर x का पावर n ले लेते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन हो, तो याद क्या रखना होता है, जिसकी पावर लिमिट है, लिमिट किस पे है, n पर। अगर मान लो x 1 से बड़ा हो तो आंसर इन्फिनिटी, 1 के बराबर हो तो 1, और 1 से छोटा हो तो 0। ये पुरानी बातें हैं भाई, जिसकी पावर इन्फिनिटी है तो लिमिट इसके पास जाएगी। बट देखो जब लिमिट इसके पास जाएगी, लिमिट तो अंदर जाकर लिख दी, कोई बात नहीं है, लिमिट जब इसके पास गई ना, तो इसे x के बारे में पता हो, x कौन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसी की तो लिमिट होती है यार। और एक ऐसा, अगर मान लो a 1 से छोटा होता तो e का पावर x, ध्यान से देखना, e का पावर x अपॉन 1 प्लस x की पावर n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी dx प्लस 1 से लेकर a e का पावर x अपॉन 1 प्लस x की पावर n dx। भाई साहब ये 0 है, अरे x 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है तो इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये तो 0 ही हो गया, और 0 का इंटीग्रेशन तो 0, यहाँ क्या बचा, e का पावर x, कहाँ से कहाँ, 0 से 1, कितना होता है, आज भी e का पावर x ही है, दैट इज़ e माइनस का 1, ये तो 0 ही था। दिस इज़ द आंसर, ठीक है ना। तो इन छोटे छोटे नोट्स का, ये हमने 7 नोट्स लिखे, इनका थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन इनके ऊपर बेस्ड होता है, हमारे काम का होता है, लिखिएगा इन्हें सबको।